नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने, तेज रफ्तार के कारण घटी घटना। सरायकेला खरसावां जिले के चुआंडिल वन क्षेत्र में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की हुई मौत। और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढटकीडीह स्थित कुरैसी मोहल्ला में हुई फायरिंग। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढटकीडीह स्थित कुरैसी मोहल्ला में रविवार दोपहर हुई हवाई फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। यह घटना गामा होटल के पास हुई, जहां अचानक गोलियों की आवाज सुनते ही बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोग भयभीत होकर अपनी दुकानों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। घटना के कारण कुछ समय के लिए इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में रंगदारी, आपसी रंजिश और इलाके में दबदबा कायम करने की कोशिश जैसे कारण सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक रूप से किसी कारण की पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और ताकि लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम किया जा सके। स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना 7:30 के आसपास का है। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, मौजूद थे, चाय वगैरह पी रहे थे। तभी कोपाली एरिया का रहने वाला इमरान उर्फ गोरे गाड़ी लेकर आया, यहाँ पे रंगदारी वगैरह मांगा, गाली गलौज किया। उसका विरोध करने पर गया वापस और गाड़ी से बाइक लेके आया। साथ में एक और कोई लड़का था, पीछे बैठ के फायरिंग चालू कर दिया। यहाँ पे उसका पहले कोई वो नहीं था, यहाँ का रहने वाला है, स्टार्टिंग से था। लेकिन अभी वो जब से बिहार से अभी 4-5 दिन से काफ़ी लोग को परेशान वगैरह कर रहा है। और इसके पहले भी काफ़ी थाना में उसकी रिपोर्टें वगैरह है। बिष्टुपुर में रंगदारी मांग रहा है। हाँ, नहीं रंगदारी नहीं देने पर गाली कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। और आज यहाँ पर ही विरोध करने पर फायरिंग कर दिया। क्या वो किसी को मारने के लिए आया था कि ऐसी मतलब रहने के लिए किसी को रंगदारी में वही डर का माहौल बनाने के लिए थाना में शिकायत कर दी है? थाना में शिकायत दर्ज है। क्या कोई अभी पकड़ा है कि नहीं दोनों में? अभी तो खबर है मानगो से पकड़ के लाया बड़े बाबू बिष्टुपुर थाना के। दोनों पे पकड़ा किया फायरिंग? अभी तो खबर एक ही की है। क्या नाम हो किसका? वो दोनों जो चला रहा था वो तो यहाँ का रहने वाला है, इमरान और गोरे। और दूसरा जो था? दूसरा का नाम नहीं पता। कौन से गाड़ी में आए थे? पल्सर। कहाँ पर हुआ ये लोकेशन? लोकेशन नियर गामा होटल, अपोजिट टाटा मेन हॉस्पिटल। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ हुसैन। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जी हां, इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हथियार भी बरामद किया। ढटकीडीह के कुरैसी मोहल्ला में फायरिंग की घटना हुई। इस मामले में स्थानीय निवासी सरफराज कुरैसी के आवेदन पर बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी मोहम्मद इमरान उर्फ गोरे और महफूज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि वादी और आरोपी के बीच पुरानी दुश्मनी थी, जिसके चलते विवाद के बाद फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 7.65 mm की जिंदा गोली और एक खोखा बरामद किया है। साथ ही बिना नंबर प्लेट की एक बाइक भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी मोहम्मद इमरान उर्फ गोरे का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ पहले से 10 मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कल 3 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से कि ढटकीडीह क्षेत्र में, जो कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक फायरिंग हुई है और ऐसी सूचना प्राप्त हुई। उसको वेरीफाई करते हुए, सत्यापित करते हुए जब देखा गया तो एक व्यक्ति जिसका नाम है सरफराज कुरैशी, उसने इस बात को सत्यापित किया और वो खुद कंप्लेनेंट बना। उसने शिकायत दी कि भाई उस पर फायरिंग का अटेम्प्ट हुआ है और उस अटेम्प्ट पे एक टीम, बिष्टुपुर थाना की एक टीम ने कार्य करना शुरू किया और कार्य करने के दौरान
कुछ व्यक्ति, 2 लोगों का नाम इसमें सामने आया और उन पर उनको धरपकड़ करने के लिए जो टीम थी वो आगे अपना प्रयासरत हुई, उनको पकड़ा गया। इसमें 2 व्यक्ति, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है इमरान उर्फ गोरे और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है महफूज आलम, तो 2 व्यक्ति पुलिस द्वारा पकड़े गए। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है होंडा की। तो इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दोनों का आपसी विवाद था कुरैशी मोहल्ला में, जो वादी हैं सरफराज और इमरान उर्फ गोरे का, और इसी घटना के लिए, इसी रंजिश के चलते उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। और इमरान जो है गोरे, उस पर पूर्व में भी 10 मामले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के पहले भी मामले पंजीकृत रहे हैं। किस चीज़ का विवाद है? अब बाइक किसकी है सर? हाँ, देखिए, जैसा कि आपको बताया कि इमरान उर्फ गोरे है, जिस पर 10 कांड, जिसमें फायरिंग की और आर्म्स एक्ट की भी धाराएं हैं जी। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं, इन चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इस तरीके की चीज़ों में संलिप्त था। और अभी इनका आपसी, क्योंकि ये स्थानीय निवासी है, आपसी चीज़ों को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर विवाद होता रहता है। लेकिन ये अनुसंधान के क्रम में आगे जब उससे पूछताछ होगी और आगे क्योंकि FIR दर्ज हुई है, तो उसमें तथ्य बहुत ही स्पष्ट रूप से निकल के आएंगे और वो चीज़ें आपको आगे पता लगेंगी। बाइक इन लोगों का है या अपना है या चोरी का बाइक है? बाइक के बारे में भी क्लियरली अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें कोई भी नंबर प्लेट नहीं थी, तो उसको वेरीफाई करना, चेसिस नंबर हमको मिला है, तो अनुसंधान के क्रम में बहुत ही जल्द हमें पता लग जाएगा। जिन पे जमशेदपुर के मानगोट क्षेत्र में सोमवार देर रात करीब 11 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार और लापरवाही से स्कूटी चला रहे 3 युवक ने फुटपाथ पर सब्जी बेच रही एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। घटना इलेक्ट्रोमार्ट के सामने की बताई जा रही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूटी सवार युवक तेज गति से थे और वाहन पर नियंत्रण खो बैठे, जिसके बाद स्कूटी सीधे फुटपाथ पर जा चढ़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए घायल महिला को इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया। वहीं हादसे में स्कूटी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मानगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर थाने भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन से लापरवाह युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और क्षेत्र में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की मांग की है। घटना ये हुआ कि 3 नौजवान व्यक्ति थे, लफुआ टाइप का, वो लोग आपका मानगो से साक्षी की ओर जा रहे थे। उसी बीच में इलेक्ट्रोमार्ट के सामने एक सब्जी बेचती है महिला है, जो रोड में फुटपाथ पे बेचती है, उसको इतना जोर से लोग धक्का मारा और स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गया और महिला को चोट भी आया है। तो महिला को MGM हॉस्पिटल भेज दिया गया और संबंधित मानगो थाना को कॉल भी कर दिया गया। थाना का गाड़ी भी आ गया है और गाड़ी जो है उसके गाड़ी को थाना भेजा जा रहा है। और अभी उसकी हालत कैसी है? हालत तो अभी ठीक ही है। और एक गाड़ी पे कितने युवक सवार थे? एक गाड़ी पे 3 लोग थे। और इधर आपको बताया सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र अंतर्गत कुकड़ू में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। रविवार शाम दलमा सेंचुरी से भटके हाथियों के झुंड ने 50 वर्ष से मुनीराम गोराई को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चांडिल कुंकड़ू मुख्य मार्ग जाम का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के कारण सड़क पावागमन पूरी तरह बाधित हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग हाथियों के बढ़ते आतंक को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। उनका कहना है कि हर घटना के बाद विभाग केवल मुआवजा पटाखे देकर मामले को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि आरोप लगाया कि हाथियों की गतिविधियों की जानकारी समय पर नहीं दी जाती हो और एलिफेंट ड्राइव टीम भी मौके पर देर से पहुंचती है। पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने भी वन विभाग को पहले चेतावनी देते हुए हाथियों के प्राकृतिक रास्तों को बाधित करने वाले अवैध बालू भंडारण पर रोक लगाने की मांग की। फिलहाल चांडिल SDO और वन विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुटे हैं। ग्रामीण 10 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पाते हैं, सूचना मिलते हैं तो अब गाँव का आदमी एकजुट हो जाता है। एकजुट हो जाने के बाद सरकारी प्रक्रिया के
आधार पर सरकारी प्रोटोकॉल के आधार पर मृतकों का जो मुआवजा है वही सब मिलने जा रहा है। इसके अलावा हमारे इस क्षेत्र में परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ सरकार से कि यहाँ का के लिए आप लोग स्थायी रूप से हाथी दस्ताना भेजकर सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कुछ व्यवस्था करे, ताकि आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त न हो, आतंक फैला ना रहे, जिसके लिए हम सब शांति से जीवन यापन करें। चूँकि आज ऐसा सीजन है कि एरिया में शादी ब्याह घर लगा हुआ है, रात 12, 10, 11 सब ऐसा रात भर आदमी चलते हैं, लेकिन कभी कहाँ क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है, जिसके कारण मैं बहुत बड़ा दुखित हूँ। और इस दुखित के कारण बार बार कहूँगा कि हमारे जितना भी सरकारी पदाधिकारी है, रंजार हो, सरकार हो, सबसे आग्रह करूँगा कि इसके लिए आप लोग एक परमानेंट सॉल्यूशन व्यवस्था किया जाए। जमशेदपुर के मानगो आजादनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक तेज रफ्तार कार सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें कार सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना रोड नंबर 17 के पास हुई, जहां नियंत्रित कार अचानक डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वाहन का एयरबैग भी खुल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को कार से बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल घायलों की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद आजादनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के साथ साथ सड़क सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क किनारे लगे खतरनाक ढांचों को जल्द हटाने की मांग की है। क्योंकि मेरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बगल में है, तो घटना ये मिली कि गाड़ी जा रही थी, डिवाइडर से जो है डिवाइड का चलता है 2 फीट और निकला हुआ है रोड से, खंबा हाँ वो एड वाला में, तो उसे कहा था कि इक्वल उसमें गड़बड़ी होने के कारण होता था, कोई भी जाएगा तो उसमें टकरा जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है। ये घटना होता रहता है। जी हमेशा घटना उसी के कारण होता है। फैमिली कार में लोग थे सवार, तो इसमें काफ़ी ये था, इसलिए ये हमेशा उसी का, क्योंकि देखिए डिवाइडर से जो है 2-3 फीट एक्स्ट्रा होने के कारण हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह, क्योंकि डिवाइडर का इक्वल होना चाहिए बट वो निकला हुआ रहता है, इसीलिए वो सब होता है। घटना हो जा रहा है। जी घटना ज़्यादा इसीलिए हो रहा है। और इधर आपको बताया सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान कथित लापरवाही से गर्भवती महिला और उसके नवजात बेटी की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। मृतिका की पहचान हाथी सिरिंग गांव निवासी विनीता बांड्रा के रूप में हुई है, जो स्वयं स्वास्थ्य सहिया थी। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान अस्पताल में अचानक बिजली चलेगी और पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराने की कोशिश की गई है। उनका कहना है कि अस्पताल में आवश्यक मेडिकल उपकरणों की भी कमी थी। परिजनों के अनुसार महिला की स्थिति लगातार बिगड़ती रही, लेकिन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने समय रहते उसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर नहीं किया। उचित इलाज और संसाधनों के अभाव में मां और नवजात दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतिका की पहले से 2 बेटियां हैं और इस बार बेटी के जन्म की खुशी कुछ ही देर में मातम में बदल गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि राजनगर सीएचसी में अव्यवस्था और लापरवाही की शिकायतें पहले भी सामने आती रही है, लेकिन सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और जांच का आश्वासन दिया। वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर श्याम सोरेन ने कहा कि उन्होंने 10 दिन पहले ही प्रभार संभाला है तथा अस्पताल की पूरी व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। परिजनों ने दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। मामला यह है कि हम बुधवार शाम को स्वस्थ तरीके से हम अपना बीवी को उम्मीद से हम लेके आए थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में लेके आए थे। डिलीवरी पेशेंट था और सब चीज़ बाकी जांच में सब चीज़ नॉर्मल था, सब कुछ चल फिर रही थी, अपने से काफ़ी रही थी। बुधवार को शाम को एडमिट भी हो गया था, उस दिन रात भी अच्छे से था। गुरुवार का दिन भी स्वस्थ रही, सब चीज़ जांच में भी नॉर्मल था। जब रात को उसको हम इधर बाहर पानी गर्म करने आए थे, तो उस समय जब वहाँ पहुँचे वापस हॉस्पिटल में, तब तक उसको परसा रूम तरफ में उसको ले गया था। तो वहाँ से फिर नर्सेस आके बोलते हैं कि आपके साथ में कोई है कि नहीं, जबकि उसको पहले से ही लेके गया हुआ था। हम लोग को बिना इन्फॉर्म किया लेके गया हुआ था। उसके बाद मेरे साथ में 2 महिलाएं गई हुई थी, मेरा बुआ और मेरा बड़ी माँ।
और दोनों को भेजे। उसके बाद कुछ देर के बाद में नर्सेस दौड़ दौड़ के आती है कि जल्दी आइए बोल के। तब हम घबरा गए, फिर दौड़ के अंदर चले गए तो देख रहे हैं मेरे भी बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी। जबकि वहाँ पे हमको ऐसे लग रहा है क्या पूरा हम अपने आँख से भी देखा। उसके बाद बेहोश पड़ी हुई थी तो लोग किसी तरह से फिर होश में लेके तो आ गया। लेके आने के बाद कुछ देर रुकी। उसके बाद हम बोले जब नॉर्मल से इसको नहीं हो रहा था तो उसको ऑपरेशन करिए। बार हम वही चीज़ बोल रहे थे कि ऑपरेशन करिए। तो ऑपरेशन भी वो लोग किया ही नहीं। उस समय पर अगर सही समय पर ऑपरेशन होता, बीबी मेरा आज बच जाती। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा मोबाइल से, दोनों मोबाइल से टॉर्च कराया गया और टॉर्च जला के उसको प्रसव किया जा रहा था। हाँ, प्रसव कराया जा रहा था, लाइट नहीं था। अगर इस तरह का लापरवाही होगा तो, जबकि वो डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था, नर्स लोग नहीं कर रहा था। जब हाँ, नर्स लोग अपना मर्जी से कर नहीं रहा था। जब वो लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह का पेशेंट को क्या किया जाए। अगर पेशेंट का क्या है क्या नहीं वो लोगों को तो पता ही रहता है। तो अगर वो ऑपरेशन करने लायक पेशेंट था तो उसको ऑपरेशन करना ही चाहिए था। अगर जो नॉर्मल होने का नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती उसको नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है। पूरा फ्रेश करके ऐसे दबा के ऊपर में एक लेडीज़ चढ़ गई, पूरा ज़ोर से दबा के। तो तब तक मेरा बीवी तो बेहोश हो गई थी, अपना दम मतलब अपना ताकत पूरा खो गई थी। हम भी वहाँ पे मौजूद थे, उसका हाथ में हम हाथ पकड़े हुए। हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं बचा लो मेरे बीवी को बचा लो। इस तरह से हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमको तो डर तो लगेगा ही ना, मेरा बीवी तड़प रही है, बिलक रही है, क्या कि इतना साल बिताए हैं तो डर तो लगेगा ही ना, इतना बिलक रही है। तो जब हम बोलने लगे, हम लोगों से शिकायत करने लगे इस तरह से मत करो, तो हमको वहाँ से भगाया गया वहाँ से, क्योंकि तुमको डर लग रहा है तो वहाँ से तुम भाग जाओ बोल के बोला गया। फिर भी हम वहाँ हटे नहीं, क्योंकि मेरा बीवी को हम कैसे छोड़ के जा सकते थे। उसके बाद जब करने लगे तो बोलता जाओ तुम्हें अपने से कर लेना, जो करना है करिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से हम लोगों को छोड़ के वो लोग बाहर निकल गया। जितना वहाँ नर्सेस लोग था सब कोई निकल गया। हम लोग तीनों ही उसको पकड़े हुए हैं, तड़पते हुए, अपने बीवी को हाथ में लिए हुए तड़प रही है। क्या कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। खाली एक बार उसको बुलाया गया, थोड़ा सा चेक किया, सुई दे दिया था। क्या सुई दिया वही लोगों को पता है। अब देखें आप क्या करेंगे? वही वो लोग इस तरह का लापरवाही ना हो। अगला जब वहाँ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई थी मेरा बीबी भी, विनीता वानरा सैया थी असरंगाँव की। जब उसके साथ ही इस तरह का हुआ, वो लोग बचाने नहीं सका। अगर कम से कम वो लोग को नहीं करने सक रहा था तो कम से कम रेफर होने से भी करता। जब 2 दिन था वहाँ पे रेफर भी क्यों नहीं किया गया? रेफर होने से भी करता, सही टाइम पे करता तो मेरा बीबी आज मेरा साथ में होती। रेफर भी नहीं कराया गया और इस तरह से ज़बरदस्ती प्रेस करके उसको बच्चा को निकाला गया। तो जब कि बच्चा भी नॉर्मल था और माँ भी नॉर्मल था, उसके बाद बच्चा भी जैसे निकला वो भी मुर्दा ही निकल गया और उसी टाइम मेरा बीवी भी अपना दम तोड़ दिया। इस तरह का लापरवाही हम अपने आंखों से देखा कि ताकि ये पता चले कि इस तरह का हॉस्पिटल में लापरवाही होता है। जबकि लाइट नहीं रहने के बावजूद नहीं करना चाहिए था, उन लोगों को पता होना चाहिए था। पेशेंट अभी क्या करेंगे आप? अभी हम यही चाहते हैं कि इस तरह का लापरवाही ना हो। और मेरा बीवी स्वास्थ्य विभाग से जब जुड़ी हुई थी तो मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। हम अभी थाना में भी आवेदन देने वाले हैं ताकि इस तरह का जो लापरवाही को जांच किया जाए। एसबीआई में गार्ड के रूप में काम करने वाले 150 गार्डों को पीएफ भुगतान और 1 साल का बकाया राशि नहीं मिलने के कारण बिष्टुपुर थाना में आज भुगतान राशि के लिए आवेदन दिया गया। एसबीआई में गार्ड के रूप में काम करने वाले 150 गार्डों को पीएफ भुगतान और 1 साल का बकाया राशि नहीं मिलने के कारण बिष्टुपुर थाना में आज भुगतान राशि के लिए आवेदन दिया गया। मामला ऐसा है कि हम लोग WWC सिक्योरिटी में काम करते हैं एसबीआई एटीएम में, और एसबीआई एटीएम में ड्यूटी करते हैं। उसके बाद हम लोग का जो पेमेंट जो मिलना चाहिए वो मिनिमम हम लोग मिल नहीं रहा था। हम लोग का पेमेंट एक महीना का 30,000 पेमेंट था, जो हम लोग को 15,000 रुपया पेमेंट दिया जा रहा था। आवाज़ नहीं, ये 15 मंथ का पीएफ भी हम लोग का कंपनी जमा नहीं कर रही थी। इसके लेकर के हम लोग बैंक को पहले भी अवगत कराया था कि सर देखिए हम लोग का पीएफ जमा नहीं कर रही है, आप इस पर कुछ एक्शन लीजिए। बैंक ने सीधा बोलता है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्टर से समझिए। तो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, बस कॉल उठाता है, कॉल कट कर देता है, मगर बैंक की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लास्ट में हम लोग लेबर कोर्ट में केस किए धनबाद में। लेबर कोर्ट में जब केस किया, लेबर कोर्ट में हम लोग 1.5 साल से मामला चल रहा है। जब वहाँ पे साहब बोले कि एक टोटल 15 करोड़ का घोटाला है, एक लड़का का कम से कम 7 से 8 लाख रुपया आप लोग का पैसा निकलता है। तो जब अब पैसा जब देने का समय आया तो ये लोग क्या किए कि बैंक कंपनी को टर्मिनेट कर देते हैं।
टर्मिनेट करके हम लोग का 28 अप्रैल को लेटर आता है और 30 तारीख को बोला जाता है कि आपका काम खत्म हो गया, आप अपना घर जाइए, आप अपना जो भी पोस्ट पे है। क्या एजेंसी का नाम है? एजेंसी का नाम है WWSO। 140 मजदूर जो SBI ATM में सुरक्षा कर्मी जो थे उनको बेरोजगार कर दिया गया। मोदी जी बोलते हैं रोजगार की बात की, 2 करोड़ जो इन्होंने प्राइवेट में जब किया है, सरकारी भी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, इनको बेरोजगार कर दिया। हम जो केस किए हैं हम मोदी जी से मांग करते हैं इसका ED और CBI से जांच होना चाहिए। इन लोगों को जो भी है, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमित कुमार सिंह। जमशेदपुर उपायुक्त राजीव रंजन ने खास महल स्थित सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा कर व्यवस्थाओं का बारीकी जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी निरीक्षण किया, जहां काफी भीड़ देखने को मिली। उपायुक्त ने पाया कि काउंटर छोटा होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर को विस्तारित करने की आवश्यकता बताई। इसके अलावा अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई बाहरी लोग जो अस्पताल से संबंधित नहीं है अपनी गाड़ियां पार्क कर चले जाते हैं, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बनती है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने पार्किंग में शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। साफ सफाई को लेकर भी उपायुक्त ने चिंता जाहिर की और व्यवस्था और बेहतर को बनाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की गई ताकि कार्य में लापरवाही न हो। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। जमशेदपुर के धतकेड़ी B ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी B ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ढटकीरी हुसैन मंजिल में लिफ्ट से गिरने के क्रम में एक महिला घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा बिष्टुपुर थाना में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुआवजे की मांग की गई और महिला की सहायता के लिए मांग की गई। ढटकीरी हुसैन मंजिल में लिफ्ट से गिरने के क्रम में एक महिला घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा बिष्टुपुर थाना में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुआवजे की मांग की गई और महिला की सहायता के लिए मांग की गई। हॉस्पिटल जाने के बाद में वो महिला बहुत ऐसी बात बताई जिसको बहुत ख़राब लगा सुन के, और वहाँ बात करने के बाद में जब वो बताई है कि बहुत ख़राब हालत है। मैं आपको के इसके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जो वो महिला है दूसरे के घर में काम करके अपना घर का पालन पोषण कर रही है। बिल्डर के खिलाफ आप लोग एफआईआर किए हैं? हाँ, एफआईआर किया गया है, पहले नहीं किया गया था, अभी शमशेर भाई द्वारा उसको लिख के दिया गया है। और बड़ा बाबू सुबह से नहीं थे, कहीं गए हुए थे। अभी अगर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा? देखिए, मुआवजा अगर नहीं दिया जाएगा तो कोई कड़ा ठोस कदम उठाना होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम परवेज अहमद। आवेदन देने का काम किया है, ठीक है, कि किसी भी तरह से उपायुक्त महोदय से हम लोगों ने मांग किया कि किसी भी तरह से इस महिला का इलाज हो। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ महिला का इलाज चाहिए, और इलाज अगर हो जाएगा तो चूँकि उस महिला का छोटा छोटा बच्चा है, जो सारा फैमिली जो है इसी महिला पे डिपेंड है। क्योंकि महिला बेचारी दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन मांज के अपना ज़िंदगी गुजर बसर करती है, वहाँ से जो पैसा लाती है उससे उसका घर परिवार चलता है। अब इतना खर्चा वो जो है वो नहीं सह पाएगी, क्योंकि उस लायक ही नहीं। आप लोग कौन हैं? हम लोग जुगसलाई के निवासी हैं, हम लोग समाज सेवी हैं, और हम लोग का हम समाज के बीच में हम लोग हमेशा से रहते हैं। तो हम लोग का यही मकसद है कि भाई जो उसका जान बच जाए, और उसका जो है इलाज जो है हम लोग को सिर्फ यही चाहिए, कुछ मुआवजा नहीं चाहिए। भाई टीएमएच में जो खर्चा हो रहा है वो आप आइए और आने के बाद उसका पे करिए, पे करके किसी भी तरह से उस महिला का ऑपरेशन हो। और मेरा नाम मोहम्मद शमशेर आलम हुआ, मैं समाज सेवी हूँ, दिशा वेलफेयर सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ, साथ ही साथ JLKM का नेता हूँ। प्रगतिशील लेखक संघ के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेमिनार आयोजित किया गया। प्रगतिशील लेखक संघ के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेमिनार आयोजित किया गया। प्रगतिशील लेखक संघ अपने स्थापना काल से या जो भी लेखक रहा है, लेखक ने हमेशा ये वकालत की है। हमारे यहाँ मध्यकाल के एक बड़े महत्वपूर्ण कवि रहे हैं संत रविदास। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ सभी के बीच समानता और सौहार्द का माहौल रहे, सबको बराबर अन्न मिले, यानी सबका सम्मान समाज में बना रहे। इस भावना के साथ हर लेखक लिखता रहा है, लेकिन उस भावना के खिलाफ जो शोषण करने वाली शक्तियां हैं, जो ये चाहती हैं कि यथास्थिति बनी रहे, समाज में जातिवाद बना रहे, सांप्रदायिकता बनी रहे, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों के प्रति अत्याचार होता रहे, हम मुखदर्शक होकर के देखते रहें, और प्राकृतिक संसाधनों के लूट की छूट यहाँ मिलती रहे, तो उसके खिलाफ कोई लेखक स्वतः खड़ा होता है। और प्रगतिशील लेखक संघ ऐसे लेखकों को मंच देते हुए आपसी विचार विमर्श के साथ उन विचारों को धार देने की कोशिश करता रहा है और आगे भी ये करता रहेगा। पूरा नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम हुआ मिथिलेश, मैं प्रगतिशील लेखक संघ का झारखंड राज्य महासचिव। मानगो के जवाहरनगर रोड नंबर 16 स्थित शाह आकाश बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पर लॉवेंट कोचिंग क्लासेस का विधिवत शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि के रूप में JB शकील असलम उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान छात्रों और अभिभावकों में काफी उत्साह देखने को मिला। संस्थान के निदेशक नजीफा और मोहम्मद इजराफिल अंसारी ने बताया कि कोचिंग संस्थान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। संस्था प्रबंधन ने बताया कि प्रत्येक रविवार को डेमो क्लास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए भी पूर्व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। निदेशकों ने अभिभावकों और छात्रों से इस शैक्षणिक पहल का लाभ उठाने की अपील की। मेरा नाम नजीफा नवाज है। मैं ये कोचिंग का नाम लेवेंट क्लासेस है। ये आकाश दहा के फर्स्ट फ्लोर पे है और यहाँ पर हम लोग मेनली फोकस करेंगे साइंस एंड मैथ्स के लिए। अदर दैन दैट हम लोग थोड़ा न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों की पढ़ाई को इजी करेंगे। हम लोग फोकस करेंगे कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट ना हो, मोरल वैल्यूज जो बच्चों में इनबिल्ड करे, ये सब हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पर ही। मेरे साथ यहाँ पर ही और भी बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ रहेंगी जो कि बच्चों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करेंगी, जो मेरे हिसाब से बहुत अभी की जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मकसद क्या था आपका? मकसद क्या है?
प्रोवाइड एजुकेशन इन अ मिनिमम अमाउंट। यहाँ टीचर्स बहुत है बट बच्चों को वो अमाउंट में टीचिंग नहीं मिल पा रहा है जो वो लोग बेयर कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ मिनिमम अमाउंट में उनको बेस्ट एजुकेशन मिले। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग यहाँ पे हम लोगों का 3 o'clock से 8 o'clock तक रहेगा। 2 बार चलेगा क्लास? जी 2 to 3 बैचेज में हम लोग चलाएंगे और भी टीचर्स रहेंगे तो उस हिसाब से उनका क्लास होगा। एक्चुअली लेवन कोचिंग क्लासेस जो यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो जाहिर सी बात है एक उनसियत तो रहती है कि जहाँ एजुकेशन होता है और जहाँ चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश होती है तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ कि ऐसी जगह पे ख़ास अपनी भी शमूलियत हो और समाज की भी शमूलियत हो ताकि ये चीज़ और फले फूले। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जब इंसान कोई एजुकेट करता है किसी बच्चे से लेकर किसी बड़े को तो सिर्फ वो बनता नहीं है बल्कि समाज बनता है और देश बनता है। इसी कोशिश में हम लोग राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है। तो मैं 11th कोचिंग क्लासेस को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये कोचिंग संस्थान जो है हमेशा फले फूले बढ़े और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आए सिर्फ सिलेबस को कवर ना करें, उनके क्लास को कवर ना करें, बल्कि एक ऐसी उनमें इनपुट डालें कि बच्चे सिर्फ कैरियर में या फिर अपने आने वाली ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो बल्कि एक अच्छा इंसान बन के निकलें। क्योंकि आप जान रहे हैं कि एआई का ज़माना है, कितनी चीज़ें कितना फिनोमिनल मेटामॉर्फोसिस के साथ बदल रही हैं, कितनी चीज़ें बदल रही हैं। अगर हम अपने बच्चों को अपबीट नहीं रखें, एट पार नहीं रखेंगे, अगर हम अपने गोल को सेट नहीं करेंगे, सारी गाड़ी मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं व्यूअर्स, अगर अपने बच्चों को हम लोग एट पार नहीं रखेंगे, इस टेक के ज़माने में ये सारी चीज़ें हम उनको नहीं देंगे तो आने वाला ज़माना बहुत चेंजिंग होने वाला है। अगर सरायकेला करसोग जिले के चांडिल प्रखंड के कदमदी गांव में शमशान घाट के जमीन प्रस्तावित उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण को लेकर ग्रामीणों भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीण निर्माण कार्य का विरोध करते प्रशासन से योजना रद्द करने की मांग की है। विरोध बढ़ने के बाद फिलहाल प्रशासन निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार चांडिल पंचायत के कदमडी गांव में वर्षों पुराने शमशान घाट की जमीन पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की तैयारी शुरू की गई थी। बिना किसी पूर्व सूचना निर्माण कार्य की प्रारंभिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप कहना है कि यह शमशान घाट उनके पूर्वजों के साथ समय से चला आ रहा है और यहाँ कई पीढ़ियों से अंतिम संस्कार होते रहे हैं। लोगों ने इसे आस्था परंपरा से जुड़ा स्थल बताते हुए यह किसी प्रकार का निर्माण कार्य से साफ इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम सभा में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही लोगों को पहले जानकारी दी गई। मामले की शिकायत के बाद अंचल अधिकारी ने निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया। वहीं पंचायत मुखिया मनोहर ने भी वैकल्पिक सरकारी जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग की है। एक मुखिया होने के नाते, एक गांव के मालिक होने के नाते मुझे इसका इन्फॉर्म नहीं दिया गया है। जो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जब उन्होंने स्टार्ट किया काम को तो हमारे जो ग्रामीण है कुम्हार बस्ती के, वहाँ के लोग आए कि भाई हमारे जो मुर्दा हम लोग गाड़ते हैं उस जगह पर उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है ना, क्या बन रहा है हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग का वहाँ पर आदमी गाड़ते हैं, उस जगह नहीं हम लोग होने देंगे। हमने कहा इन लोगों से कि भाई क्यों होगा, हम लोग वहाँ पर अगर पारंपरिक तौर पर हम लोग करते आ रहे हैं, वहाँ पर आदमी को हम लोग गाड़ते जा रहे हैं, किस लिए वहाँ पर करेंगे, किसके उपस्थिति में हो रहा है ये काम। मैंने इन लोगों को बोला और आश्वासन दिया कि भाई इस तरह का नहीं होगा वहाँ पर। तो देखा जाए तो मैंने आपको भी कोई सूचना बिना दिए हुए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रही है। यहाँ पर देखिए एक ग्रामीण क्षेत्र है, कम से कम तो इसमें आपका बैठक ही होना चाहिए था, ग्राम सभा होना चाहिए था। ये नहीं हुआ, इस तरह का कोई भी चीज़ अभी तक वहाँ पर नहीं हुआ है और काम चालू हो गया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। सिद्धगोड़ा अमल संघ पार्क के पास चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां क्वार्टर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। खाली क्वार्टर का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सिद्धगोड़ा अमल संघ पार्क के पास चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां क्वार्टर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। खाली क्वार्टर का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना घटा कि 8 बजे रात दिन तक सोया हुआ था यहाँ। 8 बजे दिन में सो के गया है, यहाँ ताला मार के, और पीछे से आदमी कोई घुस के उसके बाद अलमीरा तोड़ा है, सब कुछ लेके गया है। कितना का नुकसान हुआ आपको? करीब 5 लाख का होगा। कैश था और जो जेवर था। कैश कितना था? कैश ज़्यादा नहीं था, 10,000 12,000 यही था।
जो भी है जेवरात है हाँ सोने के। जेवरात है। आप लोग कहीं बाहर भी गए हो? हाँ हम बाहर गए हुए थे, आदमी यहाँ रह रहा था, उसके बाद एक कांड हुआ है। तो क्या पीछे का दरवाजा टूटा हुआ है? हाँ पीछे का दरवाजा टूटा हुआ है। इससे पहले भी चोरी हुआ आप बता रहे हैं? बगल में ये जस्ट आपके बगल में? 3:30 बजे दिन में। कितना दिन पहले? करीब 10-12 दो महीना पहले। इसका अभी 3 महीना पहले 10-12 लाख रुपया का जेवर उसमें से चोरी हुआ, पूरा जेवर। जब तक प्रशासन नहीं टाइट होगा तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। कोई गाना कोई जेवर सब लेके नहीं ना कहीं घूमेगा, कुछ तो रखता है घर में। क्या मिला था? करीब 2-2:15 बजे सरकारी फ़ोन जो होता है थाना का, उस पर फ़ोन आया कि अमल संघ पार्क के पास क्वार्टर नंबर L439 में चोरी हुई है। तो सूचना के अधीन आए तो घर के जो जिनके नाम से क्वार्टर अलॉट है वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे और आज लगभग 2-2:15 के बीच में वो लोग आए हैं। तो आए हैं तो लोग दरवाजा मतलब जब खोल के घर के अंदर घुसे हैं तो देखें कि पीछे साइड का दरवाज़ा खुला हुआ है और सारा घर का सामान बिखरा पड़ा है। क्या लगता है? तो जैसे ही हम लोग को सूचना मिला तो हम आए हैं यहाँ पे और आने के बाद देखे कि तो इनके द्वारा बताया गया कि मेरा कुछ रिश्तेदार जो लोग हैं घर में सोते हैं और सुबह आज 8 बजे वो लोग अपना ड्यूटी में चले गए और हम लोग 2 बजे आए हैं तो देख रहे हैं मतलब आज घटना जो है 8 और 2 के बीच की है। तो जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हम लोग जो फर्स्ट थी जो है अनुसंधान का फिंगरप्रिंट वाले लोग को बुलाए हैं जो आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। क्या क्या चोरी होने के बाद? अभी तक उनके तरफ से कोई रिटर्न में दिया नहीं गया है और बस जो भरवली बताया जा रहा है कि पायल है, कान का है, नाक का है, छोटा छोटा आइटम है, ज़्यादा कोई बड़ा आइटम नहीं है क्योंकि सभी लोग ये लोग शादी में गए हुए थे तो लगभग सारा सामान लेके गए थे। बाकी छोटा मोटा जो है ये सब जो नॉर्मली है उसको यहीं पे रखे गए थे, वही सब सामान चोरी। कोटका स्थित सबरनगर राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में विधायक संजीव सरदार के औचक निरीक्षण के दौरान छात्रों की बदहाल स्थिति उजागर होने से हड़कंप मच गया। सुबह अचानक स्कूल पहुंचे विधायक ने हॉस्टल, रसोई, शौचालय का निरीक्षण किया, जहां भारी अव्यवस्था और लापरवाही सामने। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक शशिकांत पाठक और सुपरिटेंडेंट हेमंत कुमार को विधायक ने फटकार लगाई। विधायक संजीव सरदार ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि योजनाओं की राशि बीच में ही गायब हो गई है। उन्होंने डीडीसी को जांच रिपोर्ट सौंपते हुए स्कूल प्रबंधन को 7 दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि समय पर सुधार नहीं होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई एग्जाम में खराब पड़ा, लाइट नहीं है यहाँ पे, लाइट इलेक्ट्रिक कट जाता तो आपका डीजे पड़ा हुआ, नया डीजे पड़ा हुआ वहाँ बना नहीं रहे हैं। 2 हो गया, शौचालय सब इतनी गंदगी है तो जानवर जाने का लायक नहीं है वो। बच्चा लोग जा रहा है, छोटा छोटा बच्चा लोग तो कल बिना चप्पल का अगर चल जाएगा तो और दिक्कत है। और चप्पल दिक्कत क्या है, तो संक्रमण हो जाएगा बीमारी से। ऐसे जगह में रखे नॉर्थ, इसके लोग कोई भी बच्चा भी इसका घर में कोई नहीं रहता होगा, इसे कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि इतने गंदगी में मेरा बच्चा रहे। तो महापाप लग रहा है आपको, थोड़ा भी समझ नहीं पा रहे हैं आप। घर में जाइए, ये लोग का घर में कितने साफ सुथरा रहता है और इतना कचरा करके रखवाए हैं। एक चीज है कि आज के बाद से मेनू में, खाने में कोई कमी उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। फिर 4 जन है ना तुम लोग कारीगर, तुम लोग का खेत नहीं है, कहाँ फेंकाओगे, कहाँ गुड़ा बांधा ना डुमरिया ना बोड़ा गुड़ा में ड्यूटी करोगे, तुम लोग समझ जाना। और जो परमानेंट नहीं हुआ तो उसको नौकरी खत्म हो जाएगा। और सब्जी में सस्ता सब्जी खिलाते हो, कीड़ा वाला सब्जी खिलाते हो, बहुत सा शिकायत है। ये पहले 20 साल पहले क्या करते थे वो हम नहीं सोचना चाहते। काल के बाद से अगर शुरुआत नहीं हुआ तो तुम लोग समझ जाना। और इमीडिएटली जितने बाथरूम गंदा है सबको साफ करवाओ। झारखंड सरकार के जनजातीय जो विद्यालय है हमारा, आवासीय विद्यालय, इसमें कोई बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हमारे आदिवासी बच्चे, घर के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स लोग, परिवार के लोग, उनके गार्जियन लोग को एक शिकायत किया था कि वहाँ पे गंदगी रहता है, खान पान ठीक मेनू पे आधार नहीं दिया जाता, पठन पाठन नहीं रहता, लाइट नहीं रहता। तो जब आज शिकायत था तो शिकायत मौके पे हम लोग आज क्षेत्र के दौरान, भ्रमण दौरान वहाँ पे पहुँचने का काम किए तो सही में पाए वहाँ पे आज लाइट नहीं है। और वहाँ का जो डीजे है 6 साल से खराब पड़ा हुआ है। बच्चे लोग अपने से पानी धो के नहाते हैं, ला के नहाते हैं, बाथरूम यूज करते हैं और साथ साथ जो भी किचन में कुक
को लिए भी पानी ला देते हैं। और शौचालय में इतने गंदगी है, शायद हम नहीं लगता कोई बच्चा अगर घर में रहता है कि उतने गंदगी में रहता है। और नर्क बना दिया वहाँ पे, जेल भी बोला जाए तो जेल भी वो उतने गंदगी नहीं रहता, उसे और कोई एक साफ रहता है। ये स्थिति वहाँ पे जो व्यवस्था है, व्यवस्था में वहाँ के जो भी कर्मी है वो व्यवस्था में इस तरह का बनाने का जो काम किए हैं। और देखा जाए जो मेनू है खाने का, वो खाने का मेनू कभी नहीं दिया जा रहा। सारे आप लोग तो थे ही हैं, आप लोग का सामने भी बातें आया है, सारे के सारे हम लोग नोट कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ विभागीय कल्याण मंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे, इसको सुधारने का काम करेंगे। और जो भी व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी, जो भी कर्मचारी अगर इस जानबूझ के इस तरह का करने का काम कर रहा है, उसका ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम मंत्री, मुख्यमंत्री से लेके पदाधिकारी तक बात करेंगे। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने, तेज रफ्तार के कारण घटी घटना। सरायकेला खरसावां जिले के चुआंडिल वन क्षेत्र में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की हुई मौत। और बस्तीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढटकीदी स्थित कुरासी मोहल्ला में हुई फायरिंग। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।